दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक महंत। आज हमारे साथ खास बातचीत कार्यक्रम में मेहमान के रूप में मौजूद हैं हृदय राम राठिया जी, जो लैलूंगा विधानसभा के पूर्व विधायक हैं। रायगढ़ लोकसभा सीट से जिन्होंने चुनाव लड़ चुका है और आदिवासी कद्दावर नेता माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्रों में इनकी जोरदार धमक मानी जाती है। आपको बता दें कि हृदय राम राठिया जी की जो लोकप्रियता है वो क्षेत्र में इतनी ज़्यादा है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व इनके पक्ष में पूरी जनता आ गई थी, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने टिकट नहीं मिला और ये चुनाव नहीं लड़े। लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे विद्यावती सीडार, उनको जिताने में हृदय राम राठिया की भारी अधिक भूमिका रही है। इनके एक बार चुनाव प्रचार में निकलने के बाद पूरी जनता ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया था। लेकिन अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव का दौर चालू हो चुका है। आगामी कुछ दिनों में ही आचार संहिता लगने वाली है और लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा के पूर्व विधायक हृदय राम राठिया जी मौजूद हैं। राठिया जी, आपका हमारे पंचायत टुडे जी के खास प्रोग्राम खास बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप और आपके सभी दर्शकों को जय जोहार। राठिया जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे रायगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो अभी रायगढ़ लोकसभा सीट सांसद विहीन लोकसभा सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो सांसद थी श्रीमती गोमती साय जी, वो उन्हें भाजपा ने विधायक का टिकट दे करके विधायक लड़ाया और वो विधायक बन गई हैं पत्थलगांव विधानसभा सीट से। तो अभी जो रायगढ़ लोकसभा सीट की जो स्थिति बनी हुई है किस प्रकार है, बताएंगे? सबसे पहले तो मैं रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के आम मतदाताओं और सभी को नमन, अभिनंदन, जोहार, और मैं आप सबको सहृदय से प्रणाम करता हूं कि हमारा ये संसदीय क्षेत्र बहुत ही सीधा सरल स्वाभिमानी व्यक्ति के लोग रहते हैं और हम कई संसदीय चुनाव में देखे हैं कि आकर्षित होके हम सब लोग वोटिंग किए और कई बार मौका भी दिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को। लेकिन जब से रायगढ़ संसदीय क्षेत्र बना है उस हिसाब से हम लोग छत्तीसगढ़ के अन्य संसदीय क्षेत्र में से आगे नहीं बढ़ पाए। चाहे हमारा रेलवे हो, चाहे हमारा अन्य संसाधन हो, चाहे शिक्षा की स्तर हो, चाहे स्वास्थ्य की स्तर हो। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि इधर हमारा रांची है, उधर मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है, फिर इधर उड़ीसा के बॉर्डर में है। और हमारे यहाँ जिस हिसाब से प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे कोयला हो, चाहे वनोपज के हो, चाहे अनाज हो, जितना खेती और जितना उत्पादन होता है, जितनी अर्थव्यवस्था संपन्न होना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए रेलवे से, अन्य माध्यम से, वो नहीं हो पाया। इसके लिए मुझे खेद है और तकलीफ भी है। यूँ कहा जाए कि ये विकास से अभी भी कोसों दूर है। अभी भी कोसों दूर है। यहाँ अभी जो रायगढ़ से चार चार बार जो सांसद रहे हैं विष्णुदेव साय जी, वो आज छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। उनके द्वारा क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य किया गया, ये मैं निश्चित तौर से वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं आदरणीय विष्णुदेव साय जी को प्रणाम करता हूं और उनसे ये कहना भी और पूछना भी चाहता हूं कि आप केंद्र स्तर में राज्य मंत्री भी रहे उद्योग से संबंधित, आप कई बार सांसद भी रहे। मुझे नहीं लगता कि रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में, चाहे वो जसपुर हो, चाहे सारंगढ़ हो, चाहे रायगढ़ हो, ऐसा एक भी काम बताने लायक, देखने लायक नहीं किए आपने। उसके बाद श्रीमती गोमती साय जी भी आए, उनके द्वारा भी ऐसा कोई भी एक उपलब्धि नहीं है जो कि हम आगे आने वाले पीढ़ी को बता सकें। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ धरती में के गर्भ में जितने, चाहे वो कोयला हो, चाहे चूना पत्थर हो, अभी अभी जो सर्वे हुआ है उसमें यहाँ तक बोलते हैं कि मैंने हीरा और सोना भी है।
उसका दुरुपयोग बहुतायत मात्रा में हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जब भी छत्तीसगढ़ में आया है, सबसे ज़्यादा जल जंगल ज़मीन का नुकसान हुआ है। मैं हमारे रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के सभी एसटी, ओबीसी, एससी के सभी भाइयों से प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं कि हमारे इस जिला को या देश को बचाना है, सुरक्षित रखना है, आने वाले हमारे भविष्य को बचा के रखना है, तो सरकार बदलनी चाहिए। मैंने 45 साल में जितनी बेरोजगारी नहीं थी वो उतना बेरोजगारी है, जबकि रायगढ़ जिला, रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के सभी बेरोजगारों को रोजगार दे सकता है, उतने उद्योग धंधे हैं यहाँ। और बेरोजगारी के साथ इतनी महंगाई, अब महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, और जो थोड़ा बहुत रोजगार मिला था वो भी कोरोना के बाद या नोटबंदी के बाद समाप्त हो गया हमारे इस रायगढ़ और भारत देश में। तो अब हमें एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को सोचना चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम की तरफ जाना नहीं चाहिए। हमें अपने बच्चों के, आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को बनाना है, तो हमारे जल जंगल ज़मीन को बचाते हुए कम से कम मैं ये तीनों वर्गों को कहूँगा कि हमको यदि बीमार पड़ना है तो राम मंदिर में छुटकारा या बीमार का इलाज नहीं होगा, अच्छे अस्पताल की ज़रूरत है, अस्पताल की ओर जाना है। हमें आगे बढ़ना है, संवारना है, तो अच्छे स्कूल की तरफ, शिक्षा की तरफ जाना होगा। और संवैधानिक संस्था को बचाना है जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी के लोग रोज़गार पाते हैं, रोज उपलब्ध कराते हैं। ये हमारे उच्च वर्ग के लोग, मैं सीधा आरोप लगाता हूँ, आरएसएस और भाजपा के लोग इस तीनों वर्ग को इस भारत देश से जड़ से मिटाना चाहते हैं। मैं अभी ये निवेदन करता हूँ पूरे रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के लोगों से भी और पूरे भारत देश के वासियों से भी, इनकी मात्रा को, इनकी उद्देश्य को समझना चाहिए और इससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में आरक्षण की बात आ रही थी, जी, हमको आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी जितने हिस्सेदारी है, हमारी भागीदारी है, उतने हिस्सेदारी मिलना चाहिए। 32% है। और जो भी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, उनको भी मिलना चाहिए। और मुझे अब उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार, विष्णुदेव जी हमारे आदिवासी हैं और निश्चित तौर से हमको 32% आरक्षण मिलेगा, ये मेरी मानना है। और नहीं मिला तो हमारे आदिवासियों का मुख्यमंत्री बनना नहीं बनना सब बेकार है। और हमारा जो पेशा एक्ट है 5वें और 6वें अनुसूची, वो भी मिलना चाहिए। वन अधिकार वो भी मिलना चाहिए। हमारी जल जंगल ज़मीन की रक्षा वो भी होना चाहिए। तभी तो मानूंगा कि मैं हमारा आदिवासी भाई इस प्रदेश का मुखिया हैं। और नहीं तो नहीं बनना मेरे ख्याल से हम आदिवासियों के साथ अत्याचार है, अन्याय है। ये कहा जाए कि आदिवासी से जो उम्मीदें पाल रखी है वो सब तब पूरा होगा जब आरक्षण लागू होगा, जब वन जल जंगल ज़मीन की जो सुरक्षा होगी, तब आपका कहना ये है? जी जी, निश्चित तौर से। अब मुझे उम्मीद है, विश्वास है, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, लंबा सोच के हैं, हमारी सभी जातियों को मान सम्मान देने वाले हैं। तो लगता है कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अगुवाई में, उनके कार्यकाल में हमको 32% स्थायी मिलेगा। जल जंगल ज़मीन की रक्षा होगा, पेशा कानून 6वें अनुसूची 5वें अनुसूची लागू होगा। हमारे पूर्वजों द्वारा कई परिवार में कई वर्षों से अपना बेजा कब्जा किए हैं, उनको वन अधिकार पट्टा मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है और विश्वास है। ताकि हम लोग झारखंड के आदिवासियों की भांति हम छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में भी इस भारत देश में अपना एक अलग जगह, अलग पहचान बना सकें। राठिया जी, हम जो जनता है या फिर दर्शक हैं, हम ये जानना चाहती है कि रायगढ़ जो लोकसभा सीट है, यहाँ से आप पहले भी दावेदारी कर चुके हैं। ये इसका जो रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, आप चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ से जो रायगढ़ क्षेत्र है, रायगढ़ जिला, यहाँ उद्योगों का भरमार है।
यहाँ लगातार उद्योगों का विस्तार हो रहा है। भाजपा सरकार बनने के बाद भी जो 3 महीने 4 महीने जो हुए हैं उसमें भी काफ़ी जन सुनवाइयाँ हो गई है। इससे क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ रहा है बताएंगे? निश्चित तौर से गलत प्रभाव पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी आती है उद्योगों का विस्तार होता है। ठीक है, हमको देश के विकास के लिए कोयला की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है 30 साल 35 साल के लिए एक उसका अधिसूचना लागू होता है, 30-35 साल के लिए अलॉट होता है। इतनी जल्दी भी क्या है, जल जंगल ज़मीन जहाँ है वो समाप्त कर दो। आज हमको ईश्वर ने जितना जीने का दिन दिया है या दिवस दिया है या समय दिया है, ऐसा लगता है कि हम लोग बेवजह खस्सी बकरा टाइप कहीं पे एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। इतना पेलम पेल गाड़ियाँ चल रही है, ट्रेन चल रही है, यहाँ वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, हर चीज़ की प्रदूषण है। यहाँ पशु पक्षी भी जीवन जीना मुश्किल है। आज आपको कौआ देखने को नहीं मिलेगा, आपको वो जो देहात में होते हैं गोरेला देखने को नहीं मिलेगा, आपको कौआ ये सब पक्षी जीव जंतु भी जीव विलुप्ति जंतु के भी कगार पर विलुप्ति हैं। के कगार में है। हमारी मैंने जो बीमारी इस रायगढ़ जिला में देखने को नहीं मिलता था वो बीमारी है, और हम यहाँ के निवासियों को कंपनियों द्वारा या सरकार द्वारा ऐसा कोई भी सुख सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। राठिया जी, ये जानना चाहेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता, सरकार आपकी भी रही है, लेकिन अभी वर्तमान में अगर बीजेपी सरकार है तो आप लोगों के द्वारा जन सुनवाइयों का विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है? मेरे तरफ से तो निश्चित तौर से विरोध किया जा रहा है और हमारे आदमी भी विरोध कर रहे हैं। मेरा ये मानना है जिसकी लाठी में दम है तो दतुन में क्या करेगा, वैसी एक कहावत है। तो सरकार जिसकी है वो सरकार खुलेआम सारे नियम कानून को ताक में रख के हर उद्योगपतियों को फ़ायदा दिलवाया जा रहा है। मैंने जो जन सुनवाई में जो नियम कानून शासन द्वारा निर्धारित है उसको भी मैंने मानने के लिए तैयार नहीं है, और हमारा ये शासन एक तरफा रायगढ़ वासियों को मैंने कहना ये चाहिए कि मजबूर आपको जो जीना है जियो, मरना है मरो, ऐसी स्थिति में छोड़ के हमारा जल जंगल जमीन सर्वनाश की तरफ एक कहा जा रहा है, अंतिम कगार पे छोड़ दिया गया है। अंतिम कगार पे छोड़ा जा रहा है, छोड़ दिया गया। राठिया जी, अगर हम इस बात को छोड़ करके अगर ये देखा जाए, कुछ दिनों पहले डीलिस्टिंग की मुद्दा उठा था जिसको लेकर के आप काफ़ी सामने आए हुए थे इस मामले को लेकर के। हम जानना चाहेंगे कि क्या डीलिस्टिंग अभी जब भाजपा सरकार बनी तो डीलिस्टिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये बताइए। आप तो उसके विरोध में ही हैं हालांकि, लेकिन यदि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा देश में आएगा तो निश्चित तौर से डीलिस्टिंग होगा, और हमारे ST SC OBC वालों को घातक है। और हम यहाँ के जैसा मानना है मूलवासी हैं, और हम ही को ही बाहरी लोग खदेड़ेंगे, और ये होगा डीलिस्टिंग। मतलब बीजेपी है तो संभव है? बिल्कुल संभव। अब भाजपा ने एक नारा दिया है कि 400 पार, अभी जो चुनाव है उसमें 400 पार का नारा कह रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ED, CD, CBI, EVM सभी तो इनके हैं, इसी के दम पे बोलते हैं ये। आपको कई अभी वो एक मेयर चुनाव में दिखा 16 या 28 वोट पड़ा था, उसमें रिजेक्ट करते हुए। कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, इसलिए हमारे भारत देश को बचाना है, यहाँ के संविधान को बचाना है, भारत देश को स्थापित रखना है, आने वाले पीढ़ी को कायम रखना है, तो हमें इन मौका परस्त तत्वों को बेनकाम करना चाहिए, और सरकार से इनको हटाना चाहिए। रायगढ़ लोकसभा सीट में भाजपा ने अपने दावेदार की घोषणा कर दी है, दावेदार अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, और आप कांग्रेस पार्टी से हैं। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएगी? सबसे पहले तो रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में यदि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार तय कर दिया है तो उनको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कांग्रेस पार्टी इस भारत देश में जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी,
शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जंगल की रक्षा, संवैधानिक संस्था को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के द्वारा, मोदी जी की अगुवाई द्वारा हमारे देश को बर्बाद करने के सिवा कोई काम नहीं किए और जुमला के सिवाय कोई काम नहीं किए, हिंदू मुस्लिम के सिवाय कोई काम नहीं किए। इसलिए हम लोग महंगाई से लड़ेंगे, बेरोजगारी, जल जंगल ज़मीन को बचाना है, ये हमारी मेन मुद्दा रहेगा। अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये कोशिश रहेगी। भाजपा कहती कि कांग्रेस ने 70 सालों में कोई विकास नहीं किया और भाजपा जैसे ही आई है देश का जो विकास की गति है वो दोगुनी रफ्तार से हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। 70 साल में यदि कुछ कांग्रेस नहीं किए, ये लोग जो भी पहली दूसरी गए या नहीं गए वो स्कूल कांग्रेस की देन है। जहाँ ये लोग पैदा हुए वो कांग्रेस की देन है। जहाँ पाँवों में गोल गोल चिन्ह लगा है वो कांग्रेस की देन है। चाहे वो पोलियो का टीका हो, चाहे मलेरिया का हो, कांग्रेस ने यदि 70 साल में कुछ नहीं किया तो हमको 50-55 साल राज करने के लिए क्यों दिए यहाँ के देशवासियों ने? ये भारतीय जनता पार्टी ने ही ना तो आज़ादी के पहले किए ना आज़ादी के बाद भी। इनको कांग्रेस के द्वारा जो संविधान अधिकार दिया गया उसी के दम पे ये लोग आज एन केन प्रकरण धोखा देके गुमराह करके देशवासियों को सरकार में बैठ गए। और ये 10 साल में पूरे 600-700 जिला में, हर जिला में बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए। पैसा आया कहाँ से? मैंने इन लोगों का भी जांच होना चाहिए ना, ईडी सीडी सीबीआई इनके पास भी जाना चाहिए। ये लोग माने तमुरा बजाने वाले जो गांव में घूमते हैं वैसी हैं, धोखा देते हैं, बरगलाते हैं, वोट को लेते हैं और जो वोट देने वाले हैं उन्हीं को कुचलते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली को छेद करते हैं। अब मेरे को ये बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी ये 10 साल में काम किया होता तो हमारा आज जीडीपी कहाँ से कहाँ होता? 5 गुना, 5 मिलियन टन बोला था, कहाँ से कहाँ ले गए? हमारा मुद्रा गिर रहा है, डॉलर से 93 रुपया के पार पहुंच चुका। हमारी विकास दर देखिए, ये लोग 66 साल में 55 लाख हज़ार करोड़ कर्जा भारत का हुआ था, ये 173-74 लाख 55 करोड़ उधार लिया। कहाँ किया? हर चीज़ में, रोटी में, दाल में, अनाज में, हवा में, पानी में, सब में टैक्स ले रहा है। पैसा कहाँ गया? हमारे संवैधानिक मैंने जो उपक्रम था, चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे हेलीपोर्ट, सबको तो बेच दिया। ये पैसा कहाँ किया, किसके यहाँ गया? ये लोग बोलते हैं कि हम लोग राम को लाए हो। अरे राम को लाए हो अच्छी बात है, वो मालवी को भी ले आओ ना, मोदी को भी ले आओ ना, जो यहाँ से भाग चुके हैं पैसे करवा वो रुपया लेके। तब तो समझे कि भाई आप जब ईश्वर को ला सकते हो तो इंसान को आप कोई बड़ी बात थोड़ी। सिर्फ ये लोग कहते हैं, धोखा देते हैं। इस बात को मैं निवेदन करूंगा रायगढ़ जिला के आम मतदाताओं से कि आप लोग अपने विवेक से काम करें, आने वाले भविष्य के नाम से वोट दें, आपके बाल बच्चों की सुरक्षा के नाम से वोट दें। ये नहीं कि आप अंधाधुन इनके कहने पे वोट ना दें। ऐसी मेरा अनुरोध है पूरे देशवासियों से भी, रायगढ़ के साथ साथ, रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के साथ साथ पूरा भारत देशवासियों से भी। खासकर ST SC OBC के लोग अब समझो एक हो जाओ, नहीं तो हमारी रक्षा सुरक्षा नहीं है, हम लोग आखिरी कगार में जाने वाले हैं। राठिया जी, अंतिम सवाल है मेरा जी। लोकसभा चुनाव है, चंद दिनों में लोकसभा चुनाव होने को है। क्षेत्र में जो हवाएं चल रही है वो उसका इशारा कर रहा है कि आप भी कांग्रेस के जो दावेदार की लिस्ट में आपका नाम सबसे आगे चल रहा है। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं, ये जानना चाहती है जनता। हवा का तो मैं आपके जुबान से सुन रहे हैं, अच्छी बात है, आप मेरे को बता रहे हैं। यदि मुझे हमारी पार्टी आदेश निर्देश करती है तो मैं तैयार हूँ और जम के मुकाबला करूँगा, कड़ा मुकाबला करूँगा। और कोशिश ये रहेगा कि अब की बार कई सालों के बाद, 20-25 साल के बाद, भारतीय जनता पार्टी से लड़ के कांग्रेस की झोली में डालेंगे जीत यहाँ के सांसद को, सांसदीय पद को।
दोस्तों आप सुन रहे थे कि किस तरह राठिया जी का कहना है कि निश्चित तौर पे रायगढ़ लोकसभा सीट को जीता करके कांग्रेस की झोली में देने की बात कह रहे हैं। राठिया जी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों आप हमारे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।